हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश का क्रैश कोर्स 500 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 8 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम इस क्रैश कोर्स में आपको टोटल 10 क्लास करवाएंगे और अगर आप सिर्फ इन 10 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 7 तक की क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्ले लिस्ट में जाकर इसके 1 से लेकर 7 तक की क्लास को भी जरूर अटेंड कर लें। तो चलिए इसमें पार्ट 8 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर वॉज ए ब्लैंक विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेज। अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके पास इतनी शक्ति है कि वह हमारी विशेज को, हमारी चाहत को पूरा कर सकता है। स्नेक, पिजन, ट्री या फिर टेम्पल। तो ट्री ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारी चाहत को, हमारी सपनों को, ग्रांट विशेज को पूरा करने का उसमें शक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्री। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। और आप सिर्फ हमारे इस क्रैश कोर्स के 10 क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। आपको सिर्फ 10 क्लास अटेंड करने से ही अपने आप में फ़र्क नज़र दिखाई देने लगेगा। तो देयर वॉज ए ट्री विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्री। द हाई पिच डिस्टेंस ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोइट सूड 1000। हाई पिच डिस्टेंस का मतलब होता है बहुत अधिक तनाव के कारण जब कोयल उठ जाती है तो पोइट जो है, पोइट को उससे हजारों क्या थे, सपने थे, चाहत थे, मेमोरीज थी, यादें थी या फिर लॉन्गिंग्स थी। तो जो पोइट हैं, कोयल पाठ के जो कोयल पोइम है उसके जो कवि हैं वे चाहते थे, उनको कोयल से हजारों सपने थे, हजारों ड्रीम्स थे, लेकिन वह अधिक तनाव के कारण उड़ जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ड्रीम्स। द हाई पिच डिस्टेंस ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोइट्स सूड 1000 ड्रीम्स। As a result of very hard work, the porter's blank beat was fast. As a result of very hard work, बहुत अधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप पोर्टर का क्या बहुत तेजी से धड़कने लगता है। पल्स, हार्ट, नर्व्स या फिर मसल्स। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो स्वयं भी दे सकते हैं कि धड़कता कौन है, तो धड़कता दिल है अर्थात हार्ट। तो जब पोर्टर बहुत अधिक काम करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो हार्ड वर्क करने के परिणाम स्वरूप उसका जो दिल होता है बहुत तेजी से धड़कने लगता है, एक बर्ड की तरह धड़कने लगता है, जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ट। एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स हार्ट बीट वॉज फास्ट। मार्थाज यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल। जो मार्था थी वह अपनी कहानी को सुनाना कहाँ पसंद करती थी। हेजल फॉरेस्ट में, हेजल माउंटेन में, हेजल रिवर बैंक में या फिर हेजल ग्लेन में। तो जो मार्था थी वह अपनी कहानियों को सुनाना पसंद करती थी हेजल ग्लेन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लेन। मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। मुन्नी एडवाइज हालकू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज ए। जो मुन्नी है वह हालकू को सलाह देती है कि तुम अपने आप को किसी के यहाँ नौकरी पर रख लो। टेनेंट के यहाँ, लेबरर के यहाँ, फार्मर के यहाँ या फिर शॉपकीपर के यहाँ। तो जो मुन्नी है वह हालकू को सलाह देती है कि तुम किसी किसान के यहाँ अपने आप को हायर कर लो, अपने किसान के यहाँ अपने आप को नौकरी पर रख लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फार्मर। मुन्नी एडवाइज हालकू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज ए फार्मर। A person has to expose to the particular blank for some time to become allergic to it. किसी भी व्यक्ति को जब भिन्न भिन्न प्रकार की क्या दिखते हैं तब उसको लगता है कि कुछ समय बाद उसको एलर्जी हो जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, एंटीजन दिखाई देते हैं, एलर्जन या फिर प्रोटीन। तो किसी भी व्यक्ति को जो भिन्न भिन्न प्रकार की लक्षण दिखाई देते हैं अपने शरीर पर तब उसको लगता है कि कुछ समय बाद उसको एलर्जी हो जाएगा, वह एलर्जिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिम्पटम। सिम्पटम का मतलब होता है लक्षण। ए पर्सन हैज़ टू बी एक्सपोज्ड टू द पार्टिकुलर सिम्पटम फॉर सम टाइम टू बिकम एलर्जेटिक टू इट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिम्पटम। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द। जो बैंकर था उन्हें
किसको मारने का निश्चय कर लिया था, गार्ड को, सर्वेंट को, गार्डनर को या फिर लॉयर को। तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो बैंकर था उसने शर्त लगाई थी लॉयर के साथ, तो इसमें शर्त नहीं, इसमें पूछा जा रहा है कि उसने मारने का निश्चय किसकी किया था, तो यह ऑप्शन इसका बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गार्ड। जो बैंकर था उसने अपने ही गार्ड को मारने का निश्चय कर लिया था, उसका मर्डर करने का निश्चय कर लिया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गार्ड। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द गार्ड। फॉर मिस्टर गैसलर बूट मेकिंग वॉज एन। मिस्टर गैसलर के अनुसार हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो मिस्टर गैसलर थे वे अपनी आधी कमाई तो रेंट किराया देने में खर्च करते थे और अपनी आधी कमाई से लेदर अर्थात चमड़े को खरीदते थे, क्योंकि उनको जूते बनाने का बहुत शौक था और उनके लिए जूते बनाना एक कला था अर्थात एक आर्ट था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्ट। ना है उसके लिए कोई प्रकार की जॉब थी और ना है उसके लिए जूते बनाना किसी प्रकार का टाइम पास था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। मिस्टर गेस्लर के अनुसार जूते बनाना एक कला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्ट। सन एंड मून वेंट डाउनस्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द। सन एंड मून हमने आपको बताया था कि सन एक लड़के का नाम था और मून एक लड़की का नाम था। तो जो सन और मून है, जो लड़का और लड़की है, वह सीढ़ियों से उतर कर आती है किनसे हाथ मिलाने के लिए, किनसे मिलने के लिए, मेहमानों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से या फिर अपने फ्रेंड्स से। तो जो सन एंड मून है वह सीढ़ियों से उतर कर तेजी से आते हैं हाथ मिलाने के लिए अपने निहाइबर्स से, अपने पड़ोसियों से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निहाइबर्स। सन एंड मून वेंट डाउनस्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द निहाइबर्स। लव डिफाइल्ड इज ए स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विद हिज। जो लव डिफाइल्ड कहानी है, इस कहानी में जो रिलेशनशिप अर्थात नरेटर कथावाचक और किसके बीच रिलेशनशिप का वर्णन किया गया है, कथावाचक और उसके ब्रदर के बीच, कथावाचक और उसके गर्लफ्रेंड के बीच या फिर उसके सिस्टर के बीच या फिर उसके कज़न के बीच। तो जो नरेटर है जिसने इस कहानी को बताया है लव डिफाइल्ड कहानी को, तो इस कहानी में उसके रिलेशनशिप और उसके गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप को वह बताता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्लफ्रेंड। लव डिफाइल्ड स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विद हिज गर्लफ्रेंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्लफ्रेंड। द रूम वॉज फुल ऑफ स्वीट। यह क्वेश्चन पहले भी हमने आपको पढ़ाया था कि जो रूम था वह भरा हुआ था फुल ऑफ स्वीट, बहुत ही मधुर गंध वाली मीट से, बहुत ही मधुर गंध से, स्मेलिंग से या फिर होलिंग से या फिर सिंगिंग से। तो जो रूम था वह बहुत ही मधुर गंध से भरा हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मेलिंग। द रूम वॉज फुल ऑफ स्वीट स्मेलिंग। हु रोट द फर्स्ट लेटर। किसने सबसे पहली पत्र को लिखा था, मदर ने, पेंटर ने, पार्टनर ने या फिर बेटी ने। तो जो बेटी थी उसी ने सबसे पहले पत्र को लिखा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द डॉटर। द डॉटर रोट द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर डॉटर के द्वारा ही लिखा गया था। हु ट्राइड टू चेंज एवरीथिंग। कौन सब चीज़ में परिवर्तन करना चाहता था, कौन सब चीज़ बदलने का प्रयास कर रहा था। द ऑथर लेखक, द पोइट कवि करना चाह रहा था सभी चीज़ में बदलाव, पेंटर या फिर नन ऑफ दिस। तो जो ऑथर था, जो लेखक था, वही प्रयास कर रहा था सभी चीज़ में बदलाव लाने के लिए, सभी चीज़ों में परिवर्तन के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द ऑथर। द ऑथर ट्राई टू चेंज एवरीथिंग। यू स्पीक ऑफ बीइंग होल ऑफ। यू स्पीक बीइंग होल ऑफ। यू स्पीक बीइंग ऑल ऑफ का मतलब है कि तुम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हो, खुशी के बारे में, फुलफिलमेंट के बारे में, मोरालिटी के बारे में या फिर गुडनेस के बारे में। तो यू स्पीक, तुम सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हो फुलफिलमेंट के बारे में, संपूर्णता के बारे में कि कैसे पूरा किया जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुलफिलमेंट। यू स्पीक ऑफ बीइंग होल ऑफ फुलफिलमेंट। द कंपेनियन ऑफ माई जॉय एंड सोरोज इज ओनली माई। अर्थात मेरे दुख और मेरे खुश के समय का साथी सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरी बेटी है या फिर मेरे ईश्वर हैं। तो यह जो कहानी के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो कहानी के अनुसार लेखक के खुश और दुख दोनों के समय में उनका जो साथी था सिर्फ और सिर्फ ईश्वर था, गॉड था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गॉड। द कंपेनियन ऑफ माई जॉयज एंड सोरोज इज ओनली माई गॉड। इस फुलफिलमेंट समथिंग विच कैन बी। इस फुलफिलमेंट जो परिपूर्ण है यह पूरा किया जा सकता है कुछ रिसीव, कुछ प्राप्त करके, कुछ देकर, कुछ गेन करके या फिर कुछ खरीद कर। तो किसी भी चीज़ को संपूर्ण किया जाता है कुछ खरीद कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाउट। इस फुलफिलमेंट समथिंग विच कैन बी बाउट, इसको संपूर्ण किया जा सकता है जब कुछ खरीदा जाए। हु लर्नड द सीक्रेट ऑफ लॉटर। हंसी का राज को किसके द्वारा सीखा गया था, पोइट के द्वारा। मतलब हंसी के राज को किसने सीखा था, कवि ने, द डॉटर बेटी ने, ए फार्मर ने या फिर एवरीवन ने। तो इस हंसी के राज को सीखा था डॉटर ने अर्थात बेटी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द डॉटर। द डॉटर लर्न द सीक्रेट ऑफ लाफ्टर।
बाय होम वॉज द सीक्रेट लर्न। इससे पहले जो आपने पढ़ा सीक्रेट ऑफ लोटर, हंसी का राज, जो सीखा गया था वह बेटी के द्वारा सीखा गया था, लेकिन इसको किसके द्वारा सिखाया गया था? बाय होम वॉज द सीक्रेट लर्न, किसके द्वारा सीक्रेट वह सिखाया गया था? बेटी ने तो सीखा ही था, तो यह तो आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मदर ने सिखाया था, कवित्री ने सिखाया था, या फिर उसके गार्जियन ने सिखाया था? तो उस सीक्रेट को उसकी माता ने उसकी बेटी को सिखाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द मदर। द मदर लर्न द सीक्रेट ऑफ लोटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द मदर। टू हॉरिजॉन्स हैज़ बीन रिटेन बाय। अगर आपने किस पाठ को किसने लिखा है और किस पाठ के लेखक कौन है, किस पाठ के कवि कौन है, किस लेखक के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, नेम ऑफ चैप्टर्स एंड देयर ऑथर्स। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर एग्जाम में बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है। तो जो टू हॉरिजॉन है वह किसके द्वारा लिखा गया है? जयंता महापात्रा के द्वारा, बीना पानी मोहंती के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, या फिर एंटोन चेखव के द्वारा? तो जो टू हॉरिजॉन है यह बीना पानी मोहंती के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीना पानी मोहंती हैज़ बीन रिटेन टू हॉरिजॉन्स। हु रोट ए सेकेंड लेटर। इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा हु रोट ए फर्स्ट लेटर। जो पहला पत्र था, पहला पत्र तो बेटी ने लिखा था, लेकिन जो दूसरा पत्र था वह किसके द्वारा लिखा गया था? पेंटर के द्वारा, फार्मर के द्वारा, मदर के द्वारा, या फिर डॉटर के द्वारा? तो आपने इससे ही पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि जो पहला पत्र था वह बेटी ने लिखा था, तो इसका आंसर बेटी तो होगा ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा द मदर, क्योंकि पहला पत्र बेटी अपने माँ को लिखती है और जो दूसरा पत्र होता है माँ अपनी बेटी को लिखती है, अर्थात दूसरा पत्र माँ के द्वारा लिखा गया था, द मदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द मदर रोट ए सेकेंड लेटर। यहाँ ROT नहीं WROT हो जाएगा, लिखने वाला रोट। द नरेटर फॉरगेट द। जो नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, जो कथावाचक था वह क्या भूल गया था? द नरेटर फॉरगेट द बॉय, वह लड़के को भूल गया था, वह अपनी पत्नी को भूल गया था, वह अपनी पार्टनर को भूल गया था, या फिर वह लड़की को भूल गया था? तो जो नरेटर था वह लड़की को भूल गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द गर्ल। द नरेटर फॉरगॉट द गर्ल। द गर्ल इनिट द नरेटर एट हर वेडिंग। जो गर्ल थी वह नरेटर की वेडिंग के किस दिन उससे मिलने आई थी? वेडिंग डे के दिन, वेडिंग रिसेप्शन के दिन, वेडिंग पार्टी के दिन, या फिर शादी के सेलिब्रेशन के दिन, उत्सव के दिन? तो जो गर्ल थी वह नरेटर से, कथावाचक से मिलने आती है उसके वेडिंग रिसेप्शन के दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिसेप्शन। द गर्ल वेंट, यहाँ होना चाहिए था गर्ल वेंटेड नरेटर एट हर वेडिंग रिसेप्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिसेप्शन। वट वॉज सी फॉर द नरेटर। जो सी है मतलब कि नरेटर के लिए, कथावाचक के लिए वह कौन थी? ए रेयर ब्यूटी थी, एक बहुत ही सुंदरी थी, एक रियल गर्ल थी, एक सुंदर गर्ल थी, एक सुंदर लड़की थी, ए रेयर लाइफ पार्टनर थी, एक उसकी लाइफ पार्टनर थी, या फिर ए लाइफ फोर्स थी, एक जीवन शक्ति थी? तो जो नरेटर है, जो कथावाचक है, उसके लिए वह लड़की सी एक लाइफ फोर्स थी, एक उसकी जीवन शक्ति थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए लाइफ फोर्स, सी फॉर द नरेटर। सी हियर्ड माई कुक एंड बुल स्टोरी। मतलब वह है मेरी कहानी को, मेरे मुर्गे और मेरे सांड की कहानी को पेशेंटली, बहुत ही स्थिरता से सुन रही थी, बहुत ही प्लीजेंटली, बहुत ही खुशी से सुन रही थी, बहुत ही गर्व से सुन रही थी मेरी द्वारा कहानी सुनाई जाने, या फिर बहुत ही खुशी से रूप से हैप्पीली सुन रही थी। तो जो मेरे मुर्गे और मेरे सांड की कहानी थी उसको वह बहुत ही स्थिरता से, बहुत ही पेशेंटली से सुन रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पेशेंटली। सी हियर्ड माई कोक एंड बुल स्टोरी पेशेंटली। हु डिजायर्स टू बिकम एन LAS नहीं है, IAS हो जाएगा। हु डिजायर्स टू बिकम एन IAS ऑफिसियर। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो कौन चाहता था, कौन बनना चाहता था एक IAS ऑफिसर? जे झा बनना चाहता था, कथावाचक द नरेटर बनना चाहता था, द गर्ल लड़की बननी चाहती थी, या फिर नॉन ऑफ दिस कोई भी नहीं बनना चाहता था? तो जो पार्ट को वर्णन किया है, जो नरेटर है, जो कथावाचक है, वही IAS ऑफिसर बनना चाहता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द नरेटर डिजायर्स। नरेटर की इच्छा थी कि वह आगे जाकर एक IAS ऑफिसर बने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द नरेटर। लव डिफाइल्ड हैज़ बीन रिटन बाय। यह जो लव डिफाइल्ड यह किसके द्वारा लिखा गया है? गिरिधर झा के द्वारा, बीना पानी मोहंती के द्वारा, जहू गाल्सवर्ती के द्वारा, या फिर डॉक्टर राणा SP सिंह के द्वारा? तो यह जो लव डिफाइल्ड है यह लिखा गया गिरिधर झा के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, गिरिधर झा। गिरिधर झा हैज़ बीन रिटेन लव डिफाइल्ड। दे लिव दियर लिव्स। दे लिव दियर लिव्स मतलब कि वे कहाँ रहते थे? दे लिव दियर लिव्स, वे किसके साथ रहते थे? वे अकेले रहते थे, वे हॉस्टल में रहते थे,
वे स्कूल में रहते थे या फिर वे किसी के साथ रहते थे। तो दे लिव दियर लिव्स मतलब दे लिव दियर लिव्स टुगेदर, वे किसी के साथ रहते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टुगेदर, दे लिव दियर लिव्स टुगेदर। हु डेवलप्ड कोल्ड फीट, जो कोल्ड फीट है इसको किसने डेवलप किया था, किसने विकसित किया था? लड़की ने, द गर्ल्स फादर लड़की के पिता ने, द नरेटर ने कथावाचक ने, या फिर द नरेटर फादर्स ने कथावाचक के पिता ने। तो जो गोल्ड फीट था, जो कोल्ड फीट था, इसको डेवलप किया गया था, इसको विकसित किया गया था नरेटर के द्वारा, कथावाचक के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द नरेटर डेवलप्ड कोल्ड फीट। द पोर्टर इज इन डीप, जो बोझा ढोने वाला व्यक्ति था, जो पोर्टर था, वह बहुत ही गहरी नींद में था, बहुत ही गहरी मृत्यु में था, बहुत ही गहरी तरीके से वर्क कर रहा था, बहुत ही गहरी नींद में था। तो जो पोर्टर था वह बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, इन डीप स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है नींद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लम्बर, द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। द पोर्टर्स माइंड ए वेरी, जो बोझा ढोने वाले का दिमाग था वह बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही विटफुल था, बहुत ही यूजलेस था, यह बहुत ही डल था। तो जो बोझा ढोने वाले का दिमाग था उसकी पीठ पर हमेशा 25 किलो का वजन रहता था, तो उसका जो दिमाग था बहुत ही डल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डल, द पोर्टर्स माइंड ए वेरी डल। हु इज फेसिंग द अपहिल टास्क, अपहिल टास्क को किसके द्वारा फेसिंग किया जा रहा था? पोर्टर के द्वारा, कवि के द्वारा, मदर के द्वारा, या फिर लड़के के द्वारा। तो जो अपहिल टास्क था उस टास्क को फेसिंग किया जा रहा था पोर्टर के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए पोर्टर इज फेसिंग द अपहिल टास्क। द पोइम द स्लीपिंग पोर्टर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, पोर्टर से रिलेटेड ही हमने आपको 3-4 बातें इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा दी है कि जो पोर्टर होता है, पोर्टर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला। द स्लीपिंग पोर्टर मतलब नींद में सोने वाला, नींद में बोझा ढोने वाला। तो यह जो पोइम है यह किसके द्वारा कंपोज किया गया? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा, विलियम कोपर के द्वारा, विद्यापति जी के द्वारा, या फिर पुराण सिंह के द्वारा। तो यह जो पोइम है द स्लीपिंग पोर्टर यह कंपोज किया गया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैज़ बीन कंपोज्ड द स्लीपिंग पोर्टर पोइम। द पोर्टर्स माइंड इज वेरी, यह क्वेश्चन कुछ समय पहले ही आपने रिपीट होते देखा है और आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया था कि जो पोर्टर का दिमाग था वह बहुत ही डल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डल, द पोर्टर्स माइंड इज वेरी डल। पोर्टर्स हार्ट इज बीटिंग लाइक ए, जो पोर्टर का हृदय था वह धड़क रहा था बिल्ली की तरह, बर्ड की तरह, किसी पक्षी की तरह, किसी कुत्ते की तरह, या फिर नन ऑफ दिस, किसी की तरह नहीं। तो हमने आपको इससे पहले ये क्वेश्चन में बताया था कि जो पोर्टर का हृदय था वह एक बर्ड की तरह, एक पक्षी की तरह धड़क रहा था, बीट कर रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्ड, पोर्टर्स हार्ट इज बीटिंग लाइक ए बर्ड। द पोर्टर इज इन डीप, यह भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है कि जो पोर्टर था वह बहुत ही गहरी तरह से सो गया था, बहुत ही गहरी से उसकी मृत्यु हो गई थी, बहुत ही गहरी तरह से वह काम कर रहा था, या बहुत ही वह गहरी नींद में था। तो पोइम का ही नाम है द पोर्टर द स्लीपिंग पोर्टर। तो स्लीपिंग पोर्टर जो था वह बहुत ही गहरी नींद में था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लम्बर, द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। द पोइम मार्था हैज़ बीन कंपोज बाई, यह जो मार्था थी इसकी जो आंखें थी ग्रे एंड क्लियर थी। तो यह जो मार्था है यह कवि, यह जो कविता यह किसके द्वारा कंपोज किया गया? शेक्सपियर के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा, या फिर वोल्टर डिलामेर के द्वारा। तो यह जो पोइम है मार्था यह कंपोज किया गया वोल्टर डिलामेर के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वोल्टर डिलामेर कंपोज्ड द पोइम मार्था। मार्थाज स्टोरीज आर लाइक, जो मार्था की कहानियाँ होती थी वह एक सपने की तरह होती थी, वह भूतिया कहानी होती थी, वह फेरी कहानी होती थी, या एक लड़के की कहानी होती थी। तो जो मार्था की कहानियाँ होती थी वह एक सपने की तरह होती थी, ड्रीम की तरह होती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ड्रीम, मार्था स्टोरीज आर लाइक ए ड्रीम। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, सिर्फ आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। और अगर आई है क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप 100% इन क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में बिल्कुल ही करेक्ट मार्क के आएगा। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप में 100% वह पैसेंस है कि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। तो चलिए इसमें आगे के 13 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में टोटल हम आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्था बिगेन हर स्टोरीज वंस, जो मार्था की कहानियाँ होती थी वह पहली कहानी थी वंस एन ए टाइम, वंस अगेन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, या फिर अगेन एंड अगेन। तो हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो मार्था की कहानी का नाम था वह था वंस अपॉन ए टाइम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम मार्था की सबसे पहली कहानी थी। चिल्ड्रन सीट ऑन दियर एल्बोज, जो बच्चे थे वह बैठे थे अपने एल्बोज के नीचे से, अपने एल्बोज के टोल्ड से, अपने एल्बोज के फोल होने से, या फिर डाउन होने से। तो जो बच्चे थे वे सीट थे, वे बैठे हुए थे अपने एल्बोज के टोल्ड पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोल्ड, चिल्ड्रन सीट ऑन दियर एल्बोज टोल्ड।
मार्थाज वुड सिट विद हर टू, जो मार्था थी वह बैठी हुई थी अपने दो लंबे हाथों के सहारे, अपने दो स्लिम हैंड्स के सहारे, अपने दो लंबी टांगों के सहारे या फिर अपने दो छोटी टांगों के सहारे। तो जो मार्था थी वह बैठती थी अपने दो स्लिम हैंड्स के सहारे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लिम हैंड्स। मार्थाज वुड सिट विद हर टू स्लिम हैंड्स। मार्थाज चिन वोज, जो मार्था की चिन थी, जो ठोड़ी थी, वह कैसी थी? नैरो थी, संकरी थी, बहुत ही छोटी थी, बहुत लंबी थी, या फिर बहुत ज़्यादा वाइड थी, बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। तो जो मार्था की ठोड़ी थी वह बहुत ज़्यादा नैरो थी, एकदम संकरी आकार की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नैरो। मार्थाज चिन वोज नैरो। मार्थाज आइज वर, इसमें मार्था से रिलेटेड पढ़ना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मार्था बैठती थी अपने स्लिम हैंड्स के सहारे। मार्था की जो ठोड़ी थी वह नैरो थी। मार्था की जो आंखें थी क्लियर एंड ग्रे थी, क्लियर एंड ग्रे, स्लेटी और एकदम साफ सुथरी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लियर एंड ग्रे। ये जो ऑप्शन बाकी तीन है ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मार्थाज आइज वर क्लियर एंड ग्रे। मार्थाज टोल्ड हर स्टोरीज इन, जो मार्था थी वह अपनी कहानियों को कहाँ सुनाती थी? ए वुड में, द हेजल ग्लेन में, द गार्डन में, या फिर द हाउस में? तो इस वीडियो का लगता है फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यही था कि जो मार्था थी वह अपनी कहानियों को सुनाती थी द हेजल ग्लेन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द हेजल ग्लेन। मार्था अपनी कहानियों को सुनाती थी द हेजल ग्लेन में। मार्था वोजे, जो मार्था थी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया, तो आपको यह तो बहुत ही समझ में आएगा कि जो मार्था थी वह थी कौन। तो मार्था थी एक अध्यापिका थी, एक प्रीचर थी, एक वक्ता थी, एक स्पीकर थी, एक भाषण देने वाली थी, या फिर एक स्टोरी राइटर थी। तो जो मार्था थी वह एक स्टोरी लेटर नहीं, स्टोरी राइटर हो जाएगा। स्टोरी राइटर थी, कहानी लेखिका थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टोरी राइटर। वह कहानी लिखती थी, मार्था कहानी लिखती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टोरी राइटर। मार्थाज वुड सीट विद हर टू, जो मार्था थी वह बैठती थी अपने दो स्लिम हैंड्स के सहारे। इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो मार्था वुड सीट विद हर टू स्लिम हैंड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लिम हैंड्स। भारत गांवों का देश है। अब आपका जो 5 क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपने 95 तक के क्वेश्चंस को पढ़ा, वे सभी के सभी क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी 35 अंक का आएगा। तो इससे भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपका 65 क्वेश्चन तो रहेगा सिलेबस से और 35 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। तो यह सिंपल सा सेंटेंस है कि जो भारत है वह गाँव का देश है। तो सिंपल से इसका ट्रांसलेशन बनेगा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत गांव का देश है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। यह गलत हो जाएगा, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज। यह सही हो सकता है, विलेजेस नहीं गांवों का देश है। तो ऑप्शन नंबर इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ विलेजेस गांवों लिखा हुआ है, प्लुरल यही हो जाएगा विलेजेस, बाकी सब तो सिंगुलर है विलेज विलेज। तो इसका जो सही ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत गांवों का देश है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द विलेजेस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्री ऑफ द विलेज। अगर किसी भी सेंटेंस के आगे दा लग जाता है, जैसे कि हमने आपको इससे वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि अगर दा पुअर लगा दिया जाता है तो जितने भी गरीब लोग हैं सभी का बोध हो जाता है। तो उसी प्रकार जब गांव के आगे दा लगा दिया गया तो भारत में जितने भी गांव हैं सभी गांवों का बोध हो जाता है। तो इसका सही ट्रांसलेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द विलेजेस। जो वह कहता है सही है, जो वह कहता है सही है। वट ही सेज इज राइट, वट ही सेज इज राइट नहीं, गलत हो जाएगा। वट, यह तो पहले इन्वर्टेड कोमा वगैरह लगा दिया है तो गलत हो जाएगा। वट ही सेज इज राइट। तो इसका जो सही ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वह कहता है सही है। वट ही सेज इज राइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा देश महान है, यह तो बिल्कुल ही इजी ट्रांसलेशन है और यह एग्जाम में आने लायक ट्रांसलेशन है। इसकी आने की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है और पहले ही बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो हमारा देश है महान है, अवर कंट्री इज ग्रेट। सिंपल सा ट्रांसलेशन बनेगा अवर कंट्री इज ग्रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। हर्ले फैनिन जेंटिल्ड, इंडियन फार्मर आर हार्ड वर्किंग। इस क्वेश्चन ही गलत है। इस क्वेश्चन में होना चाहिए था कि जो इंडियन फार्मर होते हैं, जो भारतीय किसान होते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रमी होते हैं। तो इंडियन, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ होना चाहिए था। इससे पहले क्योंकि आप ट्रांसलेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जैसे कि आपने पढ़ा हमारा देश महान है, तो उसी प्रकार यहाँ होना चाहिए था कि जो भारतीय किसान होते हैं बहुत ही परिश्रमी होते हैं। तो इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। भारतीय किसान बहुत अधिक मेहनती होते हैं।
इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। मतलब सूरज के डूबने से पहले कोई लड़का कह रहा है कि मैं घर आ जाऊंगा, तो आई सेल कम बिफोर द सन सेट्स, आई सेल कम बिफोर द सन सेट्स सही है। आई सेवेल गलत हो जाएगा, आई के साथ विल का यूज नहीं होता है, गलत हो जाएगा। आई के साथ सेल का यूज होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। आई सेल कम होम बिफोर द सन सेट्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 8वां क्लास था। इसके बाद इसका 2 क्लास और लाया जाएगा, और अगर आप सिर्फ इस क्रैश कोर्स के 10 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपने इसका ग्रामर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो ग्रामर से रिलेटेड वीडियो को भी आप इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।